हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वीडियो में क्लास कर रहे हैं। तो आजकल के एसएससी के परीक्षाओं में भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं। तो हम लोग आज एक कंट्री को लेते हैं और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भूटान हमारा पड़ोसी देश है, उसे हम ड्रुक नेशन कहते हैं। रोमन वर्ड में ड्रुक युल शब्द का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ ध्यान में रखना कि भूटान एक बफर कंट्री है। दो बड़े देशों के बीच में अगर कोई छोटा देश स्थित है तो वह बफर कंट्री होता है। भारत और चाइना के बीच में न केवल भूटान बल्कि नेपाल भी एक बफर कंट्री है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर वज्रयान बौद्ध धर्म राजधर्म है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो कि तांत्रिक गतिविधियों से संबंधित है और 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बंगाल में पाल राजाओं के समय में वज्रयान का विकास हुआ था। वर्तमान समय में लोटे सेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटिश पीरियड में कर्नल यंग हस्बैंड ने भूटान पर अधिकार कर लिया था। हमारे भारत के राज्य सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा बनाते हैं और भारत और भूटान 699 किलोमीटर की बाउंड्री को साझा करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी बात है कि टबैको पर प्रतिबंध लगाने वाला भूटान दुनिया का पहला देश है। भूटान 18 जुलाई 2008 को संवैधानिक रूप से राजतंत्र बना था। वैसे भूटान को कई और नामों से भी जाना जाता है। पुर्तगाली भाषा में पुर्तगाली लोग भूटान को कैविरासी कहते हैं। भूटान में ट्रेडिशन को, संस्कृति को काफ़ी महत्व दिया जाता है। वहाँ की राष्ट्रीय पोशाक का नाम घो है और महिलाओं की विशेष पोशाक को, ड्रेसिंग सिस्टम को कीटा कहते हैं और लाल चावल वहाँ का मुख्य आहार है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है जिसे आप आर्चरी कहते हैं। सारचपो, लोटे शंपा और नागलोप, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सारचपो, लोट शंपा और नागलोप भूटान के प्रमुख ट्राइबल्स हैं। भारत और भूटान के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है और साथ साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी काफ़ी मजबूत है। भारत के जयगांव और भूटान के फुट सोलिंग में चेक पोस्ट बना हुआ है जो कि दोनों देशों के व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। भूटान के लिए भारत सरकार ने कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनमें 336 मेगावाट का चूखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 600 मेगावाट का करीघू हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट और 1020 मेगावाट का ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रमुख है। इसके अलावा 100 मेगावाट का खोलो गधू प्रोजेक्ट और 720 मेगावाट का मांग देघू प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। भूटान एक छोटा सा देश है लेकिन फिर भी इसमें कई सारे अच्छे खूबसूरत एयरपोर्ट हैं जिनमें पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख है। इसके अलावा बाथ पाल थांग एयरपोर्ट, गलेफू एयरपोर्ट वहाँ के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं। अगर आप भूटान की नदियों की बात करते हैं तो लोहित, दिवांग, सुवानसिरी, तोरसा, चूखा, ताला, तिस्ता, रैदक ये वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और तिस्ता तो हमारे देश में भी आती है, सिक्किम में। और आप जानते होंगे कि तिस्ता नदी को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। भूटान की संसद का नाम शोगडू है जिसके उच्च सदन में 47 सदस्य और माफ़ करिएगा, जिसके उच्च सदन में 24 सदस्य और निम्न सदन में 47 सदस्य होते हैं। भूटान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत गंगखर
पुनसुम है, ये वहाँ का हाईएस्ट पीक भी है। और भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। भूटान सांस्कृतिक विरासत और त्योहारों की भूमि है। वहाँ के सीधे साधे लोग कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो भूटान के कुछ फेस्टिवल्स को देखते हैं, और आप ध्यान में रखना कि फेस्टिवल अगर है तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। भूटान का एक प्रमुख फेस्टिवल तसेचू फेस्टिवल है। इसे भूमि का फेस्टिवल कहा जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। इसमें मुखौटा नाम का नृत्य, 21 काली टोपी का नृत्य, क्रोधित देवता का नृत्य, ये सारे आयोजन किए जाते हैं। यह फेस्टिवल सितंबर या अक्टूबर के मंथ में होता है। उसी तरह से पारो तसेचू नाम का फेस्टिवल वसंत फेस्टिवल है, जो मार्च के महीने में होता है। भूटान में जम्बे लखान ड्रुप नाम का फेस्टिवल होता है, जिसे अग्नि समारोह फेस्टिवल कहते हैं। इसमें ईश्वर से संतान प्राप्ति की कामना की जाती है। पुनाखा नाम का फेस्टिवल तिब्बत में युद्ध का प्रतीक है। हा नाम का फेस्टिवल ग्रीष्म के मंथ में भूटान के हा घाटी में होता है। सक्तेंग वहाँ का एक अन्य मुख्य फेस्टिवल है। इसमें आरा नाम का एक स्थानीय शराब को पिया जाता है। और भूटान जैसे सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध देश में नृत्य के साथ साथ संगीत भी काफ़ी प्रचलित है, नृत्य भी काफ़ी प्रचलित है। कुछ प्रमुख संगीतों में लिम्बू संगीत, जो कि बांसुरी के माध्यम से बजाया जाता है, याकछम संगीत, उसके अलावा बमुथंग नाम का डांस वहाँ का बहुत ही लोकप्रिय डांस है। तो आप कोशिश करो कि भारत के पड़ोसी देशों के कल्चर, उनके महत्वपूर्ण संगीत, वहाँ की संसद का नाम, वहाँ की नदियों का नाम, पड़ोसी देशों की ऊंचे सबसे ऊंचे पर्वतों का नाम आप अच्छी तरह से लिखो, नोट्स बनाओ। आगे के क्लासेस में हम लोग यूनिटी के वीडियो में आगे इसको भी देखेंगे, अन्य देशों को, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। हम लोगों ने अपने यूनिटी की वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं का छोटा सा सीरीज शुरू किया था, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी तक चली थी। इसमें एग्रीकल्चर और उद्योग को, कृषि और उद्योग को बैलेंस ग्रोथ का टारगेट बनाया गया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति निर्माताओं ने कुछ बड़ी गलती कर दी, लेकिन बहुत सारे बाहरी कारणों से भी हमें इस योजना की असफलता को देखना पड़ा। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध में राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी ने इमरजेंसी लगाया। हालांकि आप ये बात ध्यान में रखना कि 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में आपातकाल अर्थात इमरजेंसी नहीं लगाया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.6% के ग्रोथ रेट का टारगेट था, लेकिन प्राप्ति केवल 2.4% की हुई। इस योजना को 3 प्रधानमंत्रियों ने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। और अगर उसमें हम गुलजारी लाल नंदा जी को भी जोड़ दें तो ये 4 प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि हमारे संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मोटो, आदर्श आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्तवान इकोनॉमी था। स्वतः स्फूर्तवान का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, और मुख्य रूप से इसमें एग्रीकल्चर को प्रधानता दी गई थी। और यह योजना जॉन सैंडी और प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था।
और इसी योजना में हरित क्रांति के लिए कई प्लानिंग की गई। श्री सुखमय चक्रवर्ती एक महान अर्थशास्त्री थे और भारत के ही नहीं दुनिया भर के महान अर्थशास्त्री और गणितज्ञों में शामिल प्रशांत चंद्र महालनोबिस के प्रमुख शिष्य थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे साथ एक और दुर्भाग्य ये हुआ कि लगातार 2 से 3 वर्षों तक बहुत ही भयंकर, बहुत ही गहरा द्राउथ अर्थात सूखा आया। इसी कारण से कृषि को भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना की कुछ बड़ी उपलब्धियां भी हैं, जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसे आजकल हम बोकारो स्टील कहते हैं, उसने उत्पादन शुरू किया। 1964 ईस्वी में IDBI की स्थापना की गई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी समय बना। राज्य विद्युत बोर्ड बनने शुरू हुए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बना। पंचायतों के चुनाव होने प्रारंभ हुए और राज्य शिक्षा बोर्ड का निर्माण भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही प्रारंभ हुआ था। तो योजना की गति धीमी रह गई। युद्धों के कारण हमारा योजनागत रिसोर्स जो था वो कहीं दूसरी ओर लग गया। चाइना ने 1962 ईस्वी में सिक्किम के नाथुला दर्रे को पार करके आक्रमण किया। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में ही पंचशील एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ। चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बीजिंग में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन चाइना जैसे देश ने उस एग्रीमेंट को नहीं माना और अचानक से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय पाकिस्तान के सैन्य राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे और हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने काफ़ी कुशलता से युद्ध का नेतृत्व किया और मजबूर होकर पाकिस्तान को समझौते के लिए झुकना पड़ा और ताशकंद समझौता हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप जानते होंगे कि 1966 में ताशकंद समझौते के अगले ही दिन हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है परीक्षाओं के लिहाज से भी, और नीति निर्माताओं को ये समझ में आया कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, योजना किस तरह से बनानी चाहिए। तो अगले किसी वीडियो में हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हो चुके हैं SSC के, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको आप पढ़िए और मेरा सजेशन है कि राइटिंग करके पढ़िए। तो पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।